बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम लोगों ने कल डिटेल में ओरिएंटेशन क्लास में बहुत से पॉइंट्स डिस्कस किए जो कि जिनमें से कुछ इंस्ट्रक्शंस थी कि जो करने चाहिए नहीं करने चाहिए। आज हम स्टार्ट करते हैं बाकायदा अपनी क्लास का। और जिस तरह आपके सामने ये कंटेंट लिस्ट मैंने शेयर की चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 18 तक। अब ये टोटल 18 चैप्टर हैं। बहुत से ऐसे चैप्टर हैं जो उन्होंने जान के आपको डराने के लिए सप्रेट कर दिए। मेरा ख्याल है कल आप लोगों से लास्ट मार्किंग स्कीम शेयर की है कि मार्किंग स्कीम क्या है, किधर से कितना पेपर आ रहा है, नहीं की। ओके, तो बताओ मुझे, मैं बता देता हूँ भी। सो हमारा मुकम्मल नहीं हुआ था, इसका मतलब है डिस्कशन। ओके चलो, ये है जी, ये मेरा ख्याल है ये एरिया हमने डिस्कस नहीं किया था कल। आपके सिलेबस के अंदर ये कुछ एक्ट शामिल हैं बिजनेस लॉ में। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है 1872 जो हम पढ़ेंगे। इसकी टोटल मार्क्स जो टेस्टिंग है दैट इज़ अराउंड 50। अब इसमें दोनों तरह के मार्क्स शामिल हैं, जिसमें बल्कि तीनों तरह के, एमसीक्यूज़ भी 50 में ही, एमसीक्यूज़ भी, आपके डिस्क्रिप्टिव भी और आपकी केस स्टडीज़ भी। और जो चैप्टर्स आई कैप के कवर करने पड़ते हैं इस एरिए को, इस एक्ट को कवर करने के लिए, दैट इज चैप्टर 2 टू चैप्टर 10। फिर आपका निगोशिएबल एक्ट है एक आपके सिलेबस का हिस्सा 1881, और इसके जो टेस्टिंग है दैट इज अबाउट 15 मार्क्स, बट मैं यूं कहूँगा 10 टू 15 मार्क्स। कभी कम भी हो जाते हैं, कभी ज़्यादा भी हो जाता है। ग्रेड में स्लाइट या माइनर मॉडिफिकेशन या चेंजेस चलती रहती हैं। तो 15 मार्क्स। अब इसके लिए हमें दो चैप्टर कवर करने पड़ेंगे, चैप्टर 14 एंड चैप्टर 15। पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये भी हमारे सिलेबस का हिस्सा है। 15 मार्क्स की टेस्टिंग, वंस अगेन कहूँगा 10 टू 15 मार्क्स, बल्कि समटाइम्स मोर देन 15 मार्क्स। और अल्टीमेटली इसके अंदर जो चैप्टर कवर होते हैं दैट इज 11 टू 13 चैप्टर। फिर लीगल सिस्टम है, 5 से 7 नंबर आते हैं, चैप्टर नंबर 1 पूरे का पूरा। और आखिर में कुछ क्रिमिनल एक्ट हमारे सिलेबस में डाल दिए गए हैं। हम पहले, इससे पहले बिजनेस लॉ पढ़ रहे थे। बिजनेस लॉ क्रिमिनल लॉ नहीं है इनफैक्ट। लेकिन क्या हुआ, आई कैप ने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन जब की, जब स्कीम चेंज हुई, तो उसने 2, 3, 4 एक्ट उठाकर आपके सिलेबस में डाल दिए जो कि क्रिमिनल एक्ट हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ अभी समझाऊंगा, क्रिमिनल सिविल क्या है जो भी है वटेवर, लेकिन क्रिमिनल एक्ट आपके सिलेबस का हिस्सा बने। कंप्लीट नहीं, सिर्फ 2। अगर आप चैप्टर उठा के देखोगे तो आपको पता लगेगा 2 पेजेस या 3 पेजेस का मैक्सिमम चैप्टर है। इसका मतलब ये हुआ वो पूरा एक्ट नहीं है, उसके शुरू के डेफिनेशन और कुछ सेक्शन, 1-2 सेक्शन, हर एक्ट के उसने उठा के आपके सिलेबस में डाल दिए टेस्टिंग के लिए सिर्फ। सो 15 नंबर यहाँ से टेस्ट होते हैं, 16 टू 18 चैप्टर जो है आपकी बुक के इनफैक्ट ये कवर होते हैं। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये तो वो है जो सामने लिखी हुई हैं। बेटा ये किसी ज़माने में स्कीम से पहले एक चैप्टर होता था, डराने के लिए क्या कर दिए, 3 स्प्लिट कर दिया सिलेबस को। ये एक चैप्टर था आपकी कैफ, इससे पहले जो 3 बुक होती थी उसका एक चैप्टर था, स्प्लिट कर दिया। ये एक चैप्टर होता था निगोशिएबल का, स्प्लिट करके 2 बना दिए। ये चैप्टर है ही नहीं इनफैक्ट, एक सेक्शन, 2 सेक्शन है, लेकिन उसमें उसने चैप्टर बना दिए। क्या मेरी बात समझ आ रही है? अच्छा, ये है ही वैसे एक चैप्टर। अब ज़रा समझाता हूँ इस सारे में आसान मार्क्स कहाँ पे होते हैं। जिस तरह अगर मैं कहूँ पेपर में आसान मार्क्स कहाँ से मिलते हैं, या ये पेपर आसान पास करना क्यों ज़रूरी, कि कितना आसान क्यों है, तो उसकी रीज़न है, आपको सबसे पहले मिलने हैं पेपर में 15 मार्क्स के एमसीक्यूज़। ठीक है जी, ये 15 मार्क्स आ गए। अब आगे चलो, ये जो AML, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, थैंक्स टू नवाज फैमिली के, उन्होंने बच्चे को रियलाइज करा दिया कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होती है। ठीक है, तो AML, इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स और कंपटीशन एक्ट, ये एक्ट जो हैं ये वो एरिया है जो थ्योरेटिकल एरिया है, डिस्क्रिप्टिव टेस्टिंग। यहाँ से प्रैक्टिकल केस स्टडी बन ही नहीं सकती। डाटा सिलेबस ही ऐसा है, एक्ट लिखा ही ऐसे अंदाज से हुआ है कि वहाँ से केस स्टडी नहीं बन सकती। तो ये मार्क्स वो होंगे जो गिन के 7 पेजेस शायद मेमोराइज कर लो,
या अच्छे तरीके से रीड कर लो। मैं तो मेमोराइज बोलता हूँ, उसकी रीज़न बोलता हूँ, उसकी वजह ये है कि ये वो मार्क्स है जो मैं चाहता हूँ स्टूडेंट लूज ना करे। मुफ्त के हैं, बिल्कुल मुफ्त के हैं, ठीक है। कि आपके सामने सवाल आना है व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स, वो उसी तरह जिस तरह बोर्ड में आता है इस तरह का सवाल आना है कि यार डिफाइन कर दें ये, डिफाइन कर दें ये डेफिनेशन, डिफाइन कर दें फलां। स्ट्रेट फॉरवर्ड वो बुलेट पॉइंट्स लिखे होंगे आपने, वो 4-4 बुलेट 5-5 बुलेट लिख के मार्क्स पूरे ले लेने हैं। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? तो बहुत आसान सा एरिया है जो मेरा दिल करता है कि स्टूडेंट कभी लूज ना करे। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बेटा इस वाले एरिया को नहीं भी दिल कर रहा है मेमोराइज करने का, डेफिनेशन मेमोराइज कर लेना, पॉइंट्स मेमोराइज कर लेना। 2-2 पेज हैं टोटल, इन 3 चैप्टर्स के पेजेस होंगे 7 या 8 मैक्सिमम, जिसमें एग्जाम्पल्स भी होंगी, वो तो वैसे ही छोड़ देनी हमने। 7 या 8 टोटल पेजेस हैं। सो कंटेंट बहुत कम है, मार्क्स बहुत अच्छे हैं, और है भी वो डिस्क्रिप्टिव। कोई ख़ास सवाल तो आना नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्राइब कर दें, नरेट कर दें, ऐसे वर्ड्स आने हैं। सो कंसिडरिंग दैट, मेरा ये मानना है ये 15 नंबर बिल्कुल आसान नंबर होते हैं। चैप्टर नंबर 16, 17 और 18 से ये आसान पेपर है, आसान एरिया है। मैं ये नहीं कहता 15 पूरे आएंगे, हो सकता है 12 हो सकता है 13 हो सकता है 10 हो, 10 से 15 का रेंज रखें, ठीक है। अब ये एरिया हो गया। इसके बाद ये लीगल सिस्टम है, नहायत बोरिंग चैप्टर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, नहायत बोरिंग चैप्टर। क्योंकि आपने अगर याद हो, आपने कभी पाक स्टडी में वो पढ़ा था 1973 का आइन, कॉन्स्टिट्यूशन 1973, जिन्होंने इंग्लिश में पढ़ी है पाक स्टडीज, कितना बोंगा सा था। मुल्क का सदर मुसलमान होगा, लाइक याद आई बातें कुछ थोड़ी सी। ये वो है, लीगल सिस्टम है, क्वाइट बोरिंग, लेकिन मजबूरी है, क्या ना करें। लीगल सिस्टम के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, 1-2 जो अच्छे एंटरटेनिंग टॉपिक्स हैं, जिनमें मज़ा आता है पढ़ने का, उनको छोड़ के बाकी सारे बोरिंग है, बहुत ही बोरिंग है। कि वो एक दफ़ा याद करेंगे, कल को याद आएगा, कल को दोबारा देखेंगे याद ही नहीं आएगा कुछ क्या लिखा हुआ है ही ऐसा चैप्टर। क्योंकि सिस्टम है ना, लीगल सिस्टम है, कैसे चल रहा है, ठीक है, लॉ कैसे बनता है, बात समझ आ रही है। तो वो थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। उस वजह से ये चैप्टर बहुत आसान है, टेस्टिंग डिस्क्रिप्टिव है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाएगा, बताओ अच्छा नेशनल असेंबली कैसे काम करती है, प्रोविंशियल असेंबली की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सपोज वैसे बात कर रहा हूँ, प्रेसिडेंट के पावर्स क्या हैं, फंक्शन क्या हैं, सपोज मैं वर्ड्स बोल जा रहा हूँ, तो वो बुलेट्स लिखे हुए हैं, आपने सिर्फ याद करके रिप्रोडक्शन करनी है। तो मेरे मुताबिक आसान है, बट लेकिन याद करना बहुत अजीब है, पढ़ते हुए बहुत कोफ्त होगी। लेकिन मार्क्स तो बहुत आसान है ना, 5 लीगल सिस्टम का एक चैप्टर करना है, चैप्टर 1। सो ये वो नंबर हैं जो मुफ्त के हैं। अब बस इतने ही रखूंगा, इससे ज़्यादा नहीं करूंगा, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं फिर बताता हूँ कैसे होंगे। ये कितने मार्क्स हो गए देखो, 35। अब 35 मार्क्स के लिए एक रूल चलता है हमारे सीए में, 1.8 मिनट्स पर मार्क। ये रूल होता है ना, अगर आप उससे डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखो ना, 1.8 मिनट्स पर 1 मार्क। 1 मिनट के लिए, 1 मार्क्स के लिए आपके पास तकरीबन 1.8 मिनट होते हैं। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे आपके 3 घंटे पूरे हो जाएंगे। सो टेक्निकली डिवाइड किया, सिर्फ और कुछ नहीं किया, टोटल 3 घंटे के मिनट्स निकाल के उसे डिवाइड कर दिया मार्क्स 100 के ऊपर। क्या बात समझ आ गई? अब अगर 35 मार्क्स गेन करने हैं तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.8 से, कि कितने मिनट्स में ये पेपर होना चाहिए। तो अंदाजन कितने मिनट्स बनते हैं, जरा देखिए, मैथ्स करिए, मुझे नहीं पता। 1.8 से करके देखिए, हाँ 60 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली इतना आ रहा है, देख लो एक दफ़ा। 63, चलो 60 हो गए, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली। मतलब कि यही काम करते करते आसान से टॉपिक्स 1 घंटा गुजर गया। गुजारना नहीं है, ये तो इतना आसान है कि आप जब लिखने बैठोगे, हार्डली मैं कहता हूँ कि अगर आप इंसानों की तरह काम करना शुरू करो तो शायद 40 मिनट्स में, मैं बहुत हेस्ट में नहीं कह रहा, 40-45 मिनट्स में, मैं बहुत लिवरेज देके बता रहा हूँ, आप ये काम कर लोगे। 40 मिनट्स भी बहुत है शायद। तो यार अट्टा ही लिखना है, MCQs पर टाइम लगेगा ना, इसलिए 40 मिनट्स कर दिए कि 40-45 मिनट्स में आप ये काम कर लोगे। यू कैन सेव अप टू 15 to 20 मिनट्स आउट ऑफ दीज मार्क्स, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आगे ऐसे आने हैं जो कि मार्क्स कम होंगे, टाइम ज्यादा लगना उस पर। फिलॉसफी समझो, पेपर बैलेंस्ड है, तुम्हें एग्जामिनर सम टाइम लूज मार्क्स देता है, जल्दी टाइम में हो जाते हैं, टाइम सेवर होते हैं। वो टाइम बचा के दोबारा पढ़ना नहीं होता,
वो टाइम दूसरे क्वेश्चंस पे इन्वेस्ट करना होता है। जहां पे सवाल क्या होगा 5 नंबर का, सॉल्व कितनी देर में करना है, 8-9 मिनट में, जबकि वो सवाल सॉल्व होना है 15 मिनट में जाके। हाँ, पार्टनरशिप के सवाल बहुत ट्रिकी हैं, ट्रिकी एरिया है, 15-20 मिनट ले जाएगा, सोचना पड़ेगा ना, ज़्यादा सोच के सॉल्व करना है, वरना आंखें बंद, दिमाग बंद करके सॉल्व करना है, फिर तो गलत ही सॉल्व होगा। क्या बात समझ पा रहे हो मेरी? ये वो टाइम सेवर्स हैं जो आपका टाइम बचाएंगे, और साथ ही साथ आपका मोराल बूस्ट होगा कि यार मैंने 35 पॉकेट में या कंट्रोल में कर लिए हैं। बाकी मार्क्स मिलेंगे आपको यहां पे कॉन्ट्रैक्ट के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, बड़े आसान आसान ओपन क्वेश्चंस, मुफ्त के नंबर, कभी किसी क्वेश्चन का 3 का बी पार्ट, कभी किसी 4 का ए पार्ट, 5 का सी पार्ट, ऐसे पार्ट्स बने होंगे छोटे छोटे से, 2 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के, इससे ज्यादा नहीं होंगे। मैं रियलिस्टिकली बता रहा हूं ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज्यादा खुशफहमी में नहीं रखना चाह रहा। जो आसान एरिया होगा वहां से 2-3 नंबर का सवाल होगा, लेकिन वही 2-3 नंबर जब आप कलेक्ट करोगे तो पता चलेगा आपने कहीं 10 नंबर कलेक्ट कर लिए हैं, वहां से 10-15 नंबर कलेक्ट हो जाएंगे कई दफा। वो 15 नंबर मिला के 50 नंबर पूरे हो जाते हैं। जैसा मैं कल बता भी रहा था कि 50 का पेपर आप आराम से सॉल्व कर लेते हो। 50 के बाद की जंग है, जंग 50 के बाद की है, 50 तक सब सही सॉल्व कर रहे होते हैं, क्योंकि सब बच्चों ने इतना पढ़ लिया होता है कि वो 50 तक प्रॉब्लम नहीं होते। सो 50 का मतलब है 1.5 घंटा, 1.5 घंटा गुजर जाएगा, और 1 घंटा गुजरने के बाद स्टूडेंट वैसे ही लड़ाका हो जाता है, उसका दिमाग चलना शुरू हो जाता है। सही बात है, वो कहता है अब तो चलना शुरू हुआ है। तो ठीक है ना, जब तक ऑफ है, जब तक स्विच ऑफ बैठा हुआ है, तब तक वो काम कर लो जिसमें दिमाग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। रिप्रोडक्शंस, उन पे फोकस कर लो। जब तक तुम उस फेज से बाहर आओगे, एग्ज़ाम हॉल के साथ तुम्हारी अलाइनमेंट हो जाएगी उस पेपर प्रेशर से बाहर आ जाओगे, माइंड और हैंड अलाइन हो जाएंगे कि जो सोच रहे हो वो रिप्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, तो फिर उस स्टेज के ऊपर टेक्निकल क्वेश्चन को हाथ डालना। और हाथ डालने से पहले मैं कहूँगा उसका सीक्वेंस ही होना चाहिए कि आप अगर कोशिश करें कि पहले आप कॉन्ट्रैक्ट के सवाल सॉल्व करें, उसके बाद निगोशिएशन के, और पार्टनरशिप शुड बी द लास्ट वन टू टच, क्योंकि 440 वॉट का सीधा झटका लगता है इसके सवाल को पढ़ के। सिलेबस बहुत आसान है, लिटरली 3 चैप्टर इतने आसान हैं कि पढ़ते हुए आपको लगेगा इसमें टीचर की महारत क्या है कि वो पढ़ा रही है, इतने आसान है तो मैं खुद भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब उसका क्वेश्चन सेटअप किया जाता है, केस स्टडी सेटअप की जाती है, तो बहुत खूबसूरत अंदाज से की जाती है, बहुत टेक्निकल वे में की जाती है कि स्टूडेंट को उस सारे नॉलेज को एक दफ़ा रिवाइज करना थोड़ा मुश्किल फील होता है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? सो ये प्रॉब्लम है पार्टनरशिप के साथ। इस लास्ट अटेम्प्ट में भी जो बहुत चैलेंजिंग था वो पार्टनरशिप था, बहुत चैलेंजिंग बच्चों के लिए। बिल्कुल सही बात, और है भी, बिल्कुल है, मैं मानता हूँ। तभी तो मैंने सीक्वेंस बोला कि आप ये वाला 50 मार्क्स ले लो, फिर उसके बाद जब केस स्टडी को हाथ डालने लगो तो पहले कॉन्ट्रैक्ट को डालो। अगर कहीं दाल ना गले कि कॉन्ट्रैक्ट वाली बात समझ नहीं आ रही, तो फिर जाओ, देन गो फॉर निगोशिएशन एंड देन फॉर पार्टनरशिप। या फिर अगर बहुत हद करनी है ना, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद पार्टनरशिप को हाथ डालना, उससे पहले नहीं। मैंने बहुत से बच्चे ऐसे प्रॉब्लम में देखे, या मेरा जिनसे भी मिलना हुआ, वो मेरे बच्चे थे नहीं थे, आप उनसे कॉमन सवाल पूछते हो ना, तो मैं अक्सर कॉमन सवाल ये पूछता हूँ, पार्टनरशिप का सवाल कब किया था? मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैं उनसे यही पूछता हूँ, पार्टनरशिप का सवाल क्या किया था? मेरी क्लास में 2 बच्चे बैठे, दोनों भाई थे शायद, बी लॉ पेपर उन्होंने दिया था, और दोनों बेचारे फेल हुए कहीं 44-45 पे। तो दोनों का सेम प्रॉब्लम था कि सर वो पहला सवाल पार्टनरशिप का किया था। मैं कहा तुम्हें किस हाँ ट्रू, इसलिए कोशिश होती है कि उसको बंदा या तो कॉन्ट्रैक्ट के बाद कर ले, हाँ नेगोशिएबल एंड पे कर ले, क्योंकि इससे हो जाते हैं ट्रू वो पहले कर। ट्रू, मैंने यही बता रहा हूँ ना। अब पार्टनरशिप में एक और प्रॉब्लम भी है, खाली टाइम स्पेंडिंग इशू नहीं है, उसका क्वेश्चन क्रैक नहीं होता यार, कौन सी प्रोविजन के बाद, क्योंकि सारी रेलिवेंट लगती है। पूछने का अंदाज भी बड़ा वेग है आई कैप का, थोड़ा सा ना, आई कैप का पार्टनरशिप के सवाल पूछने का अंदाज ना वो मुंशियों वाला है, चलो बूझो क्या होगा। वो तुमने एक एग्जांपल सुनी, वो बड़ी घटिया सी एक एग्जांपल बोली जाती है कि आई कैप का क्वेश्चन था कि
वो कौन सी चीज़ है जो लाल भी है और ट्रुन ट्रुन भी करती है? तो जवाब आया, बच्चों ने लिखा कि टेलीफोन। उसने कहा टमाटर। उसने कहा ट्रुन ट्रुन, वो कंफ्यूज करने के लिए दिया था। ट्रुन ट्रुन कंफ्यूज करने के लिए दिया, मतलब कई दफ़े ऐसी ये बेहुदा एग्जाम्पल मैंने इसलिए सुनाई है कि सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, समटाइम फैक्ट सीम्स वेरी रेलिवेंट टू द क्वेश्चन। फॉर अ स्टूडेंट पर्सपेक्टिव फैक्ट्स बहुत रेलिवेंट लगते हैं, लेकिन आई कैप का जब सजेस्टेड सोल्यूशन आप देखते हो ना, तो आपको रियलाइज होता है आई कैप ने तो उस फैक्टर को कंसिडर भी नहीं किया। जिस पॉइंट के ऊपर मैंने अपने क्वेश्चन को डाइवर्ट कर दिया, आंसर को, आई कैप ने उस फैक्टर को इंपॉर्टेंस ही नहीं दी। तो ये एक प्रॉब्लम मैं ये कहना चाहिए कि क्वेश्चन की या तो नरेशन में है, या मुझे यूं कहना चाहिए कि स्टूडेंट की इंटरप्रिटेशन में है। भाई देखो, कोई भी कह लो, उनका इल्ज़ाम लगा लो या अपने पे इल्ज़ाम लगा लो, नुकसान तो अपना ही होता है ना, उनका कुछ नहीं जाता। तो फिर अपने पे लगा लेते हैं कि यार हमसे इंटरप्रेट अच्छा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं है, उनको कोई ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहेंगे बाकियों ने भी तो किया, तुमने क्यों नहीं किया? उनके पास भी तो केस है, 9,000 बच्चा आया है, वो कहता है ये जो 3,000 3,500 पास हुआ इसने भी तो किया, तुमसे क्यों नहीं हुआ? तो बात उनकी भी जेन्युइन है कि हाँ भाई कर तो रहे हैं बच्चे। तो रियलिस्टिकली बोल रहा हूँ कि तो ये पैटर्न होना चाहिए जी। क्या बात समझ आ गई? ओके। सो अगर अब ये बात समझ आ गई है तो मैं आपसे सिर्फ एक बात कहता हूँ यहाँ पे और क्लोज करते हैं कि ये वो चैप्टर्स हैं जिनके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था। चैप्टर 1 लीगल सिस्टम, 2 to 10 चैप्टर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब मैं सिर्फ यहाँ पे कहूँगा कि मैं स्टार्ट करूँगा चैप्टर नंबर 2 से, 1 से इसलिए नहीं करूँगा, अभी पढ़ाना शुरू करूँगा लीगल सिस्टम तो अल्हम्दुलिल्लाह सोए हो गए अगले 5 मिनट के बाद, ठीक है? और फिर मैं जगा भी रहा हूँगा और पढ़ा भी रहा हूँगा तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से। 2 to 10 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। 2 की बात करूं, 2, 3, 4 ये 3 चैप्टर्स अगर मैं यहां से थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं आप लोगों के लिए, 1, 2 and 3 ये 3 चैप्टर बेसिक एलिमेंट्स के चैप्टर हैं जिनमें हम हम कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट डिस्कस कर रहे होंगे, कॉन्ट्रैक्ट की बातें कर रहे होंगे, फॉर्मेशन की बातें कर रहे होंगे। बनेगा नहीं? हाँ, जब 5th में चले जाएंगे यहां से हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट की बातें शुरू करेंगे और फिर हम 5, 6, 7, 8, 9 तक कॉन्ट्रैक्ट की बातें करेंगे, फिर हम 9 तक कॉन्ट्रैक्ट की बातें करेंगे। बात समझ आई? यहां तक हम बेसिक एलिमेंट्स पढ़ रहे होंगे इन 3 चैप्टर्स में। तो अगले जो 3 चैप्टर चलने वाले हैं अब हमारे 2, 3, 4, इट मे टेक अप टू 3 वीक्स अराउंड, लेकिन 3 वीक्स के अंदर हम एलिमेंट्स की, 2 to 3 वीक्स जो भी आप कह लें, हम कॉन्ट्रैक्ट के एलिमेंट्स की बातें कर रहे होंगे, बेसिक बातें जिनमें से टेस्टिंग लेवल इतना ज्यादा है, नो डाउट कहीं से 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर, छोटे छोटे नंबर हमें कहीं से मिल रहे होंगे, लेकिन इससे ज्यादा की औकात नहीं है। असल प्रॉब्लम, असल जो टेस्टिंग शुरू होनी है वो यहां से शुरू होनी है, चैप्टर 5 से। लेकिन ये 3 चैप्टरों में से भी नंबर आते हैं। अब मैं आपको पास पेपर दिखाऊंगा भी, क्या है भी हुए हैं फ्रॉड पे, मिसरिप्रेजेंटेशन पे, 2-2, 3-3, 2-2, 3-3 नंबर का सिनेरियो बना के दे देता है। कहने को वो 3 नंबर किसी सवाल का हिस्सा होते हैं, लेकिन आते तो इसी चैप्टर से है ना। सो टेस्टिंग है, इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन टेस्टिंग का लेवल डिफरेंट है। 2 से 3 मार्क्स का सवाल, यहां से फिर प्रॉपर क्वेश्चन शुरू होते हैं। और आखिरी चैप्टर इसलिए हाईलाइट नहीं किया चैप्टर 10 क्योंकि वो एजेंसी का चैप्टर है कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा, लेकिन एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। तो वो चैप्टर 10 भी इसी कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। क्या बात समझ आ गई? अच्छा, सो अब हम चैप्टर 2 से अपना आगाज करेंगे। अच्छा, एक दफा और आगे भी देख लो, जिस तरह 11, 12 और 13 ये 3 चैप्टर क्या हैं पार्टनरशिप के, निगोशिएबल का 14 और 15, 14 और 15, और ये वो 3 चैप्टर्स हैं जो क्रिमिनल एक्ट से डील करते हैं, क्रिमिनल लॉ से, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट, आर्बिट्रेशन एक्ट, ये सारे क्रिमिनल लॉ है और बिल्कुल 2-2 पेजेस। सो हम क्या करेंगे, हमारी एक स्ट्रेटजी होगी, हम यहाँ से जब 6, 7वें चैप्टर को क्लोज कर रहे होंगे तो साथ ही मैं आपको यहाँ से 16 चैप्टर पढ़ा दूंगा, फिर ऊपर से शुरू करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, फिर एक बीच में से चैप्टर गुजार दूँ, तो मैं करते करते निगोशिएबल और इनके दरमियान ही ये 3 चैप्टर पढ़ा दूंगा। प्रॉपर पढ़ेंगे 2 दिन लगा के, 3 दिन लगा के, जो भी है, लेकिन वो पढ़ाने का मकसद ये है कि यार ये मुफ्त के नंबर हैं, इसका टेस्टिंग फेज से गुजर जाएं, प्लस
बच्चा इनको जितनी दफ़ा पढ़ सके वो पढ़ ले पेपर से पहले, प्रेप लीव से पहले। रट्टा लगाना तो लगा ले आसान लफ्ज़ों में। क्या बात समझ आ रही है? मैं फिर बोलता हूँ मैं रट्टे के अगेंस्ट हूँ, लेकिन रट्टा इसलिए सजेस्ट कर रहा हूँ कि इन तीनों चैप्टर्स के अंदर डेफिनेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, इनके अलावा कुछ है ही नहीं। तो मैं कैसे कह दूँ आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी, आप लिख लोगे? नहीं लिख सकते। डेफिनेशन रिप्रोड्यूस नहीं हो सकती सेम लेवल पे जिस लेवल पे एग्जामिनर लॉ में लिखी हुई है। हाँ, जो प्रोविजन ऑफ लॉ है वो आप एक्सप्रेस कर लेते हो, ये बात मैं मान लेता हूँ। ठीक है जी, क्या बात समझ आई? तो चैप्टर नंबर हम आगाज करते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 का। So offer and acceptance and revocation. So बड़ी आसान सी बातें करूंगा और हर दफ़ा वही बातें कर रहा होता हूँ, मुझे भी पढ़ाते हुए एक अरसा गुजर गया, सेम ही बातें चल रही हैं। अच्छा जी, सपोज एक फॉर एग्जांपल एक कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ने से पहले एक छोटी सी बात समझाता हूँ लॉ के हवाले से। लॉ बनाया क्यों जाता है? सीधी सी बात है, बड़ी आसान सी, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। ठीक है ना? मैं आसान इसकी और एग्जांपल आसान देता हूँ। ये सिग्नल लगे हुए हैं ना, 2 मिनट के लिए बंद हो जाए, लाइट चली जाए, पाकिस्तानी अवाम के अंदर से एक गैरत जागती है, ठीक है, गुजर जाओ, ऐसे ही है। और फिर सारों की जाग जाती है एकदम। सो फिर सारे एक आके बाकायदा ब्लॉक कर देते हैं, पूरे रास्ते को चौक कर देते हैं, ऐसे ही है। रीजन ये है। अच्छा एक और बात, अज्यूम करो तुम लोग सिग्नल तोड़ो, आगे वार्डन खड़ा हो, वो आपको बुलाए, प्यार करे, नेक्स्ट टाइम बेटा नहीं तोड़ना, अगली बार क्या करोगे? यकीनन तोड़ोगे। ऐसे ही है ना, क्योंकि प्यार से समझाया, प्यार से कहाँ मानते हैं हम। वो देगा तुम्हें एक लव लेटर, खूबसूरत 2000 का। वो तुम्हें जब लव लेटर देता है ना, और तुम्हें वो घर जाके अब्बा जी को दिखाना है कि ये आ गया लव लेटर, और फिर वो जो पढ़नी है तुम्हें अब्बा जी से, वो तुम्हें डर से डराती हैं कि नहीं भाई नेक्स्ट टाइम ये हरकत नहीं करनी। समझाना ये चाह रहा हूँ, पनिशमेंट इज वन ऑफ द वे जिससे आप अलाइन करते हो लोगों के बिहेवियर्स को। पनिशमेंट इज वन ऑफ द वे। अब पनिशमेंट जो है वो मॉनिटरी भी हो सकती है, नॉन मॉनिटरी भी। जिसका मॉनिटरी है चालान, मॉनिटरी पनिशमेंट है कि भाई नेक्स्ट टाइम हेलमेट पहन के सिग्नल पे रुकना है तुमने, ठीक है। और नॉन मॉनिटरी क्या है कि लाइसेंस ना हो, फिर वो ले जाते हैं थाने और फिर वहां पे आपकी होती है लित्तर परेड। तो वो जो है वो नॉन मॉनिटरी है, ठीक है, लिटरली वो पनिशमेंट है दूसरी, क्योंकि अब उनके नजदीक ये क्रिमिनल ऑफेंस है। बात समझ आ गई? ठीक है, क्रिमिनल ऑफेंस तो है ही है, क्रिमिनल ऑफेंस का एक्सट्रीम लेवल है। देखो ना, एक जुर्म है ना, जुर्म के भी तो लेवल है, तो सजा भी तो लेवल्स के मुताबिक होगी। सपोज मेरे पास लाइसेंस है बट मैं सिग्नल तोड़ रहा हूँ, तो इट्स अ ऑफेंस, एक माइनर लेवल की, जिनकी उन्होंने, अगर आप अक्सर कभी, वैसे तो चालान के ऊपर आप काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं तो आप लोग कभी पढ़ते नहीं हैं, वरना कभी आप उसको पलट के देखें तो उसके ऊपर एक रेट लिस्ट है डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ ऑफेंसेस। आप हेलमेट नहीं पहन रहे तो कितना चालान है, आप सिग्नल तोड़े हैं, आप गलत लेन में हैं, कितने कितने चालानों का लेवल है पूरा, ऐसे ही है। सो ऑफेंस के लेवल है तो फिर पनिशमेंट का भी लेवल है। सो ये पनिशमेंट के 2 डिफरेंट लेवल मैंने एक्सप्रेस किए। अच्छा, ये तो हो गया एक ऑफेंस है ना, ठीक है। एक और तरह का भी तो ऑफेंस हो गया, ये तो हो गया एक तरह का क्रिमिनल ऑफेंस। क्यों भाई क्रिमिनल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि स्टेट ने मना किया कि बंदे के पुत्र बन जाओ। स्टेट ने मना किया कि रेड मीन्स टू स्टॉप, ग्रीन मीन्स टू गो। ये स्टेट ने लॉ बनाया और स्टेट रिस्ट्रिक्ट करिए कि खबरदार इसके अगेंस्ट ना जाना। Means an act is going to be so called deemed as forbidden by law, ठीक है, एक्ट forbidden by law कि भाई नहीं करना ये वाला काम, ठीक है। अब लॉ ने मना किया और उसके अगेंस्ट जाओगे तो एक्चुअली में आप एक क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर रहे हो। क्या बात समझ आई? इसी तरह ये जो मोटे मोटे ऑफेंस होते हैं, मर्डर कर देना, मैं 2 चाकू मार दूं इसको, 1 गोली मार दूं, ये सारे क्या हैं? इनफैक्ट क्रिमिनल ऑफेंस है, ठीक है। यानी स्टेट ने मना किया हुआ ऐसे एक्टिविटीज जिन्हें स्टेट ने मना किया है और आप वो कमिट करते हो तो आप क्रिमिनल ऑफेंस कमिट कर रहे हो, आप स्टेट के अगेंस्ट खड़े हो गए हो।
तो फिर स्टेट आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी, सीधी सी बात है। क्या बात समझ आ रही? और दूसरा क्या है, क्रिमिनल की जगह एक दूसरा पार्ट है एंड दैट इज सिविल ऑफेंस। सिविल ऑफेंस में स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, आप स्टेट के अगेंस्ट नहीं जा रहे हो। जिसना फॉर एग्जांपल मैंने इसको गुड्स बेची हैं, बेटे गुड नेम जहीर, मैंने जहीर को गुड्स बेची हैं 50,000 रुपए की, जहीर मेरे पैसे नहीं दे रहा, अब इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, कोई ऐसा एक्ट नहीं है जो फॉरबिडन बाय लॉ। मैंने गुड्स बेची हैं, वो लॉफुल गुड्स हैं, मे बी द प्रोडक्ट्स, मे बी द केमिकल, मे बी द व्हाटएवर, जो आप कंज्यूम कर लो, जो भी आप अज्यूम कर लो। सो मैंने गुड्स बेची हैं, ये मेरी लॉफुल गुड्स हैं, ठीक है। अब इसने एक देखो, किसी भी दो पर्सन्स के एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के दरमियान या दो पर्सन्स के प्रॉमिस के दरमियान एक का राइट दूसरे की ऑब्लिगेशन है। मेरी ऑब्लिगेशन थी टू डिलीवर गुड्स टू जहीर, जहीर की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर मनी, टू पे फॉर गुड्स। अब इसमें स्टेट नहीं है, हम दो लोगों के आपस की बात है। अब इसमें अगर ये डिफॉल्ट कर देता है तो ये दो लोगों के दरमियान का मसला है, इसे बोलते हैं सिविल ऑफेंस। मैंने किसी का राइट डैमेज कर दिया, मैंने नहीं, सॉरी, इसने, जहीर ने मेरा राइट डैमेज कर दिया। समझो, ये देखो जरा, मैं यहां पे बनाता हूं, ये सलमान बन गया जी और ये जहीर बन गया। सपोज अज्यूम करें सलमान ने गुड्स डिलीवर की हैं और जहीर ने पेमेंट करनी है। एरो के सिग्नल्स आपको डायरेक्शन शो करेंगे। सलमान की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर गुड्स टू जहीर वंस द प्रॉमिस इज मेड। एक दफा वादा वुदा हो गया तो फिर सलमान भी, मैं लेमैन वे में समझा रहा हूं, सलमान की ऑब्लिगेशन है टू डिलीवर गुड्स, जबकि जहीर की ऑब्लिगेशन है टू पे फॉर दी गुड्स। अब सलमान की ऑब्लिगेशन जहीर का राइट है और जहीर की ऑब्लिगेशन टू पे सलमान का राइट है। अगर जहीर अपनी ऑब्लिगेशन पे नहीं करता तो मेरा राइट डैमेज होगा। मेरा राइट डैमेज हुआ तो मैं कोर्ट ऑफ लॉ में जाऊंगा अपने राइट को एक्सरसाइज करने के लिए, बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। अब ये दो लोगों के दरमियान की बात है, इसमें स्टेट इन्वॉल्व नहीं है। दो लोगों ने एक प्रॉमिस किया, एक ने तोड़ दिया, तो लॉ इस तरह के ऑफेंस को आप क्या बोलोगे? सिविल ऑफेंस। ऑब्वियसली फिर क्रिमिनल ऑफेंस को डील करने के लिए आपके पास क्रिमिनल लॉ की गाइडेंस मौजूद है और सिविल ऑफेंस को डील करने के लिए सिविल लॉ। अब एक और बात यहां से, सिविल लॉ भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक को कहते हो बिजनेस लॉ और एक को कहते हो अदर देन बिजनेस लॉ, अदर सिविल लॉज कह लो। सिविल लॉ भी आगे दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, बिजनेस लॉ और अदर सिविल। बिजनेस लॉ वो है जो बिजनेस रिलेटेड केसेस हैं सारे के सारे, जिनमें अगर बिजनेस रिलेटेड ऑफेंसेस हैं। कैसे? फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर्स हैं, एक ने एक दूसरे के साथ बेईमानी कर दी, ठीक है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, निगोशिएबल एग्रीमेंट्स अभी पढ़े, कॉन्ट्रैक्ट, ये सब क्या है? बिजनेस लॉ में डील होंगे। हमारी जो डोमेन है सिलेबस की वो ये थी, सिर्फ ये भी नहीं है। आप मुझसे पूछोगे सर मेरे बड़े भाई और बहन और भाभी की ना, भाई और बहन कह रहा था, मेरे बड़े भाई और भाभी की ना लड़ाई हो गई है, तलाक तक नौबत पहुंच गई, कोई गाइडेंस दें? कोई गाइडेंस नहीं है मेरे पास। वो अदर सिविल लॉज हैं, उनका हमसे कोई ताल्लुक हमारे नजदीक ये है और किसी हद तक ये है हमारे सिलेबस का हिस्सा। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 15 तक, 16 से 18 तक, ये हमारे सिलेबस का हिस्सा है। बिजनेस रिलेटेड क्या बात समझ आ रही है? क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने कोर्ट केसेस नहीं भुगतने जाके, हमने बिजनेस केसेस को मैनेज करना है, बिजनेसेस को गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। वी आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्चुअली। तो फिर इसीलिए हमें बिजनेस रिलेटेड चीजें पता है। कंपनी रिलेटेड पढ़ेंगे कैफ 7 में, कंपनी लॉ, बात समझ आ रही है? टैक्स पढ़ेंगे, कंपनी से रेलेवेंट, इंडिविजुअल से रेलेवेंट, क्योंकि हमारा वो सेक्टर है। बात समझ आ रही है कुछ? सो ये हमारी डोमेन रहेगी इसके अंदर, बिजनेस लॉ के अंदर। क्योंकि एक और बात भी है, देखो, कोर्ट जाने के लिए हमारे पास लाइसेंस अथॉरिटी हम नहीं है। आपको शायद इल्म हो, वहां पे जाने के लिए आपके पास लाइसेंसिंग अथॉरिटी होनी चाहिए ना, या खाली बस काले कोट की जरूरत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है।
ठीक है, वो एक अलग डोमेन है, प्रोफेशनल डोमेन। ये हमारी, अच्छा हम क्यों फिर लॉ पढ़ रहे हैं? लॉ हम देखो, हमारा पूरा जो सीए है वो भरा पड़ा है लॉ और अकाउंटिंग से। बिजनेस लॉ, कंपनी लॉ, टैक्सेशन, राइट, फिर कॉर्पोरेट लेवल पे कॉर्पोरेट लॉ और एडवांस टैक्सेशन। अकाउंटिंग में आओ, FAR 1, 2, पता नहीं कौन कौन सी, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट, फिर एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ऐसे ही है जी। तो इतने लॉ पढ़ने का मकसद, शाबाश। देखो हमें हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को एज अ बिजनेस एक्सपर्ट समझते हैं, और है भी, ठीक है। सो अगर मेरे पास एक क्लाइंट आया है, ये बेटी आई है मेरे पास एक क्लाइंट, और मुझे इसको एडवाइस करनी है, जब मुझे लॉ का ही नहीं पता कि मैं जो इनको एडवाइस कर रहा हूँ उसके आफ्टर इफेक्ट्स इनकम टैक्स में क्या आएंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स सेल्स टैक्स में क्या होंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स SECP जो दूसरे रेगुलेटर्स हैं, इनकी कंपनी है, उनके दूसरे रेगुलेटर कैसे रिएक्ट करेंगे, तो फिर मैं एडवाइस कैसे करूंगा? बेटा देखो, मैं एक्सपर्ट हूं अकाउंटिंग में, बट अकाउंटिंग एडवाइस के साथ भी तो कहीं ना कहीं ये सारे रेगुलेटर जुड़े बैठे हैं, तो मैं कैसे करूंगा जब मुझे खुद नॉलेज नहीं होगा? पहली बात। दूसरा देखो दूसरा ये है कि समटाइम्स हमें लाइजन करने के लिए भी ये चीज़ें चाहिए। देखो जब मैं जैसा अपनी बात करूं, तो मैंने पहले भी बड़ी दफ़ा ये बात बोली हुई है कि मैं अपनी जिस कंपनी में CFO था, हमने पेरोल के ऊपर, उसके ऊपर रिटेनर के ऊपर हमने रिटेनर के ऊपर लॉयर्स रखे हुए थे, और हमारा कोई केस आता था, हम वो फौरन उठाते थे, लॉयर को दे देते थे कि भाई इसका सोल्यूशन दो। लॉयर हमें डिस्कशन करता था, हम उसे खुद भी बताते थे कि यार पॉसिबल ऑप्शंस ये हो सकती हैं 3-4। क्या मेरी बात समझ आई? पॉसिबल ऑप्शन ये 3-4 हो सकती हैं, ठीक है। तो फिर लॉयर कहता था नहीं नहीं नहीं, ये दो में से ये वाली बेस्ट है, हम इसके साथ जाएंगे। अगर लॉयर ही रखा हुआ तो फिर मेरा काम क्या है भाई? मैं लाइजन के तौर पे काम कर रहा हूं बिटवीन द कंपनी एंड द लीगल एक्सपर्ट। क्या लीगल एक्सपर्ट सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा? ठीक है, कौन सा केस है जो मैं खुद मैनेज कर सकता हूँ, कौन सा केस है जो मैंने फॉरवर्ड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो मैं ट्रिब्यूनल तक जा सकता हूँ, तो मैं खुद चला जाऊंगा, और अगर नहीं डील करना तो मैं ट्रिब्यूनल तक लॉयर को भेज दूंगा, या ट्रिब्यूनल तक खुद चला जाऊंगा, लॉयर को कोर्ट्स में भेज दूंगा अगर ट्रिब्यूनल से बात आगे चलेगी तो हमने लिमिट्स बनाई होती हैं कि कहाँ तक हम जाएंगे, कहाँ से आगे वो स्टार्ट होगा। सो लाइजन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जी बेटे सर, क्या मतलब, किस हवाले से, क्या ये क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आया मुझे? मतलब कॉर्पोरेट लॉयर्स भी होते हैं, मतलब स्पेसिफिकली बिजनेस के मैटर्स को डील, हाँ बिल्कुल ठीक है, कोर्ट्स के अंदर भी डील कर रहते हैं, बिल्कुल करते हैं। लेकिन आप कह रहे हैं कि हम जो है वो हम कोर्ट्स तक नहीं जा सकते, नहीं जा, लाइसेंस नहीं है ना हमारे पास। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो फिर एक कॉर्पोरेट लॉयर को हमसे क्या डिफर करता है? क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ हम भी आगे जाके पढ़ेंगे। हाँ आपने बताया, देखो, हम एक पर्टिकुलर स्टेज तक किसी रेगुलेटर को अब कन्फ्रंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी वो नहीं आती, क्या कहते हैं उसे, हमारी डोमेन नहीं है, हमारे पढ़ चलते हैं वहाँ पे। अब वहाँ पे उसके बाद लाइसेंस है। कुछ लॉयर्स जो हैं अपने आप को बहुत ग्रूम कर लेते हैं, जैसे अक्सर आपने सुना होगा चैम्बर बना होता है। मैंने ऐसे लॉयर्स, जिससे मैं जिनका नाम ले रहा हूँ, एक हमारे एक टैक्स कंसल्टेंट थे, मैं नाम चलो नहीं लेता उनका, वो बड़े शार्प इंसान थे, उनका सारा एक्सपोजर जो था वो कंपनीज के साथ था। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो अपने आप को इतना ग्रूम कर लेते हैं कि वो हमारी वाली डोमेन में भी उतने ही एक्सपर्ट होते हैं जितने हम होते हैं। हाँ, उन्हें अकाउंटिंग एडवाइस नहीं आती, उन्हें इनकम स्टेटमेंट एक डिफरेंट अंदाज से पढ़नी आती है कि हम क्या करेंगे, जुगाड़ कहाँ लगा सकते हैं, इसका जवाब क्या दे सकते हैं। वो ऑडिट नहीं कंडक्ट करा सकते, ऑडिट के लिए वो आपके बंदे को ही पकड़ेंगे, हमें वो भी आता है। ये फ़र्क है सर, मतलब हमारी डिफ्रेंसिएशन उनसे अकाउंटिंग की रहेगी। जैसा एक हम जैसे बोलते हैं टैक्स ऑडिट ओपन हो गया अभी, अब टैक्स ऑडिट ओपन हो गया, अब टैक्स ऑडिट ओपन हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अब टैक्स, हमारा पूरे साल का जो ऑडिट है, एक तो ऑडिटर ने किया, अब टैक्स वाले करना चाहते हैं। ये बात हमें समझ आएगी, उन्होंने कुछ नहीं समझा। उन्होंने आपको ये कहना है सेल की डिटेल ले आए, ओ कॉस्ट ऑफ सेल की डिटेल ले आए, और ये ले आए, और वो ले, और वोचर ले आए। उनको नहीं पता ही क्या चीज़ें हैं, उन्होंने बस अपनी चीज़ें पूरी करके अपना रिप्लाई तैयार करना। तो ये एक डिफ्रेंसिएशन हमेशा रह जाती है। वक्त के साथ साथ वैसे वो इतने मेच्योर हो जाते हैं कि वो हमारी इन चीज़ों को समझना शुरू हो जाए। क्योंकि देखो, मैं एक अकाउंटेंट के साथ बैठा जब उससे डिस्कस कर रहा हूँ, तो वो भी तो मुझे कुछ सिखा रहा होगा, तो अल्टीमेटली वो हमारी डोमेन में भी कहीं ना कहीं आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं। लेकिन बहुत लिमिटेड पोर्शन है, बाकी सारे सही मज़ेदार क्लाइंट को इतना खूबसूरत डबोते हैं, इतना खूबसूरत।
कि क्लाइंट हमारे पास खुशी खुशी आता है, ढेर सारे पैसे भी देता है और कहता है आइंदा से आपके पास रहूँगा, लॉयर के पास नहीं जाऊँगा। तो ऐसे भी लॉयर मौजूद हैं, ऐसे फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी मौजूद हैं जो ऐसा डब होते हैं कि फिर वो कहता है मैं ताड़े कोल कभी नहीं आवांगा, मैं लॉयर दे कोल ही रहांगा। सो दोनों तरह का जो रिस्क है वो मौजूद है। समटाइम क्लाइंट हमारे पास है, डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ सर्विस। देखो मेरा मानना है कि रेगुलेटर के साथ जब आप डील कर रहे हो, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू डील विद इट देन स्टे आउट ऑफ इट। लेकिन हम क्या करते हैं, हम लालच में कि पैसे आ रहे हैं, बिजनेस आ रहा है, ले लो। ट्रू, बट फर्स्ट टाइम भी करने का तरीका होता है ना। मतलब मैं ऐसी रिटर्न जानता हूं, रिसेंटली एक दोस्त ने क्लाइंट रेफर किया। अच्छा मुझे सिर्फ इतना बताओ, बैलेंस शीट जानते हो? एसेट लायबिलिटी टैली होते हैं ना, एसेट और इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो अगर ऐसी रिटर्न फीड हुई हो जिसमें एसेट और लायबिलिटी टैली ना हो और रिटर्न जमा करा दी हो कोर्ट में और उसमें एफबीआर में, तकरीबन 14-15 लाख का डिफरेंस था, ज़्यादा नहीं था। वो एफबीआर तो सिस्टम है अकाउंट, वो उसने तो एक्सेप्ट कर लेना हमने जो पंच करना है। नहीं मतलब सर बैलेंस शीट अप्रूव होके आगे जाती है ना, किधर से? रिटर्न को जो है मतलब किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को किसी को दिखा के भेजो। देखो एफबीआर में एक रिटर्न फीड हो रही है ना, वहाँ अभी पिछले दिनों एक रेगुलेशन आया था कि आप बैलेंस शीट अपलोड कर दें। वहाँ पे उन्होंने एक फॉर्म बना दिया, आप डब्बे बने हुए हैं, आपने जाके वहाँ पे अपनी पंचिंग करनी है, सेव करना है, सेव। वहाँ पे किसी वकील ने सेव की है 14 लाख के डिफरेंस के साथ बैलेंस शीट सेव्ड। अब एसेट और लायबिलिटी मैच ही नहीं करते, आप क्या करोगे? अब क्योंकि उसे नॉलेज ही नहीं है कि इक्विटी और लायबिलिटी का टोटल एसेट के टोटल के बराबर आना है। तुमने जो बताया उसने पंच कर दिया, कोई एक आधा हेड रह गया होगा, उसे नहीं पता चला, बैलेंस शीट पंच। सो ये एक डिफरेंस है, थोड़ा सा क्वालिटी में हमेशा रह जाता है। लेकिन कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट भी ऐसे हैं माशाल्लाह। फैसिलिटेट करते हैं एक दूसरे को, किस हवाले से? वो अपने क्लाइंट्स आपके नहीं, हमारी अटमोस्ट कोशिश ये होती है कि हमारा, देखो क्वालिटी तो दे रहे हैं और क्या दे रहे हो, सर्विस ही तो दे रहे हो। अगर सर्विस भी नहीं दोगे तो फिर तुम बिजनेस ही ना करो। हमारा तो बिजनेस ही सर्विस का है, ठीक है। बट मैंने कहा ना, फर्स्ट मूवर में ये नुकसान हो जाता है थोड़ा सा, या तो फिर बहुत केयरफुली काम करो, बहुत केयरफुली काम करो जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन वैसे पूछने वाली कोई बात है तो नहीं, ठीक है? नहीं फिर भी कोई, चलो जी चलें आगे। सो हमारी क्लास का टाइमिंग क्या है वैसे? 11:15 तक ना, बस ठीक है। सो हम लोग जी पढ़ने लगे हैं बिजनेस लॉ, ठीक है जी। अब समझ आ गई? तो किसी ने मुझसे अदर लॉ का केस सवाल नहीं पूछना, उसकी रीजन है वो हमारे डोमेन नहीं है, ना ही मुझे जवाब दूंगा। अच्छा जी, बस एक छोटी सी बात डिस्कस करके क्लोज करते हैं कि आपका अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूं ये एक पर्सन है, वही दो बंदों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। कौन था जी भाई? सबका नाम क्या था? सलमान और जहीर के दरमियान ये गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट है और ये पेमेंट करनी है। गुड्स से 500 kg, पेमेंट वुड बी 500,000। वही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा उधर भी बना हुआ था, वही सिंपल कॉन्ट्रैक्ट है जी। अब समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज आती कब है। तो मैंने जैसा कहा एलिमेंट की स्टेज से गुजर के आपकी कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज आनी है। तो एलिमेंट में पहली स्टेज आती है ऑफर की स्टेज, जब आप अपना प्रपोजल भेजते हो, ठीक है, जब आप किसी किस्म की ऑफर करते हो। देखो बेटा, ऑफर जो होती है ना वो दो तरह की हो सकती है। ऑफर में बल्कि दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। बड़ा आसान सी बात है, नॉट टू डू समथिंग। या तो आप किसी काम करने की रिक्वेस्ट करते हो या किसी काम के रुक जाने की। जिस तरह यहां पे अगर देखो तो सलमान want to do something for Zahir, डिलीवरी ऑफ गुड्स है ना। सलमान wants to do something for Zahir, simply। सो ये प्रपोजल है कि यार मैं आपको 500 kg डिलीवर कर देता हूं एट द रेट ऑफ से, कितने वाला रेट बना है? 100 रुपए का रेट बना, पूरा हो जाएगा ना? 1000 का रेट बना पर केजी। सो ये सलमान की ऑफर है। Salman wants to do something, wants to deliver the goods of 500 kg at the rate of 1000 kg। ये ऑफर है। कुछ ऐसे भी होते हैं नॉट टू डू समथिंग, जिस तरह सर्विस के कॉन्ट्रैक्ट आपको ऐसे मिलते हैं। मैं बड़ी दफा एग्जांपल देते हुए बोलता हूँ, सेलिब्रिटीज के कॉन्ट्रैक्ट ऐसे होते हैं। आप अक्सर देखते हो प्रोडक्शन हाउस जो होते हैं उन पे एक ही तरह की शक्लें नजर आ रही होती हैं। सो वो क्यों है?
वो 5 साल से वही बहन भाई बन रहे होते हैं ड्रामे में, वही मियाँ बीवी बन रहे होते हैं, वही कुछ और कर रहे, तो वो सारी एक ही शक्लें हैं दो, वो दोनों डिफरेंट पेयर्स में चल रहे हो, क्योंकि वजह है कि उन्हीं सिलेक्टेड सेलिब्रिटीज में से आपने एक सिलेक्ट करके ड्रामा बना लेना है। तो समझाना ही चाह रहा हूँ, ये जो ड्रामा सीरियल्स हैं, हम टीवी है, जो हम टीवी का एक चैनल है, उस पर जो फेस आ रहे हैं वो वही हैं। बात समझ आ रही है? क्यों? क्योंकि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट हैं, प्रोमिसेस हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया हुआ है नॉट टू डू समथिंग। हम जितनी देर आपके साथ एसोसिएटेड रहेंगे, हम किसी और चैनल के साथ काम, सो ये ऑफर की हुई है उन्होंने, ठीक है? समझ आ रही बात? सो द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग, वो गुड्स हो, सर्विसेज हो, व्हाटएवर, द वन हु इज मेकिंग एन ऑफर इज कॉल्ड ऑफरर। बस मैं मेरा हालत क्लोज करने का टाइम आ गया, बच्चे आने शुरू। ऑफरर, और द वन टू whom द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी। सिंपल। और ऑफरी के पास राइट है कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ये ऑफरी का राइट है। इफ इट बिकम्स एक्सेप्टेड, तो इन्हीं दोनों के दरमियान बन जाएगा प्रॉमिस। लॉ से प्रॉमिस कहता है। सो प्रॉमिस की डेफिनेशन, वंस ऑफर इज एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी, इट बिकम्स अ प्रॉमिस। क्या बात समझ आ गई? और फिर इसी ऑफरर का दूसरा नाम यूज हो जाएगा प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। बस यहीं से इंशाल्लाह आगाज करेंगे कल। अल्लाह ताला आपको पसंद है। थैंक यू।